देश आज़ाद होने के 70 साल बाद राठौड़ लिखने वाला पहला तेली विधायक हूँ और वैसे तेली जात का मैं तीसरा विधायक हूँ। महाभारत में शिखंडी का इस्तेमाल किया गया, किसके आड़ में किसके मुखौटे में खड़ा करके किसका किसके अधिकारों और सम्मान का वध किया जा रहा, अब ये किसी से छिपा नहीं है। लगभग 5000 अपने संगठन के नौजवानों को हम लोगों ने अभी तक प्रशिक्षित किया होगा, जो प्रदेश में घूम घूम के बैठ के करते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि लोगों की तर्क शक्ति मजबूत होनी चाहिए ताकि वो अपने बारे में इंसाफ की बात तो कर सकें, न्याय की बात तो कर सकें। और मैं ये जानता हूँ, मैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार भी विधायक हुआ तो पूर्व विधायक ही लिखा जाऊंगा, 2 into 4 5 6 नहीं लिखा जाएगा। तो पूर्व लिखे जाना है एक बार में, तो फिर क्यों ना इतिहास लिखा जाए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। कुछ महीनों पूर्व कुछ ऑडियो वायरल हुए थे। उन ऑडियो में लगातार अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। उस ऑडियो में जिस शख्स की आवाज थी वो मेरे साथ में है, राकेश राठौर जी, सीतापुर की सदर विधानसभा से विधायक भी हैं। आज वो मेरे साथ इसलिए हैं क्योंकि लोगों के मन में सवाल है। लोग मुझसे भी फोन करके सवाल पूछते हैं कि नीरज भाई आज राकेश राठौर जी कहाँ हैं। तो आज उनसे मेरी मुलाकात हुई, मेरे ऑफिस में आए, तो मैंने सोचा कि दर्शकों तक ये बात पहुंचा दी जाए कि आज आखिर राकेश राठौर जी, जो ऑडियो वायरल वाले राकेश राठौर जी हैं, वो आजकल क्या कर रहे हैं। भाई साहब, वो मैं विधायक बना, तो विधायक बनने के बाद एक तो हमको हमारे क्षेत्र के लोगों की जिम्मेदारियां थी और राजनीति में जिस सोच के साथ मैं आया था, मैं तेली जात में जन्म लिया, जिसके बारे में तमाम सी बातें ऐसी थीं, गैर बराबरी की, असमानता की, अपमान की, तो मन में होता था कि राजनीति में आके इस जात के लिए भी कुछ ऐसा किया जाए कि ये भी सम्मान की मुख्य धारा में रहे। अन्य दलित पिछड़ी जातियों के साथ ये भी इस सम्मान के दौड़ में शामिल हो। तो इन दोनों लक्ष्यों को लेकर हमने काम किया। क्षेत्र में लोगों के बीच जिसके लिए जिन लोगों ने हमको चुन के भेजा था, वहाँ पे शुरुआत हम लोगों ने, जो विधायकों का दायित्व होता है, उसके साथ साथ व्यक्तिगत तौर पे भी कुछ काम किए और प्रदेश में भी ये ऑडियो वायरल होने से पूर्व में भी और ऑडियो वायरल होने के बाद भी प्रदेश में भी विभिन्न जनपदों में बार बार जाके समाज के लोगों को, अब तो ये अभियान हम लोगों का है कि हम लोग ग्रामीण स्तर पे पहुँचे हैं। तो इस समय जो आपका संगठन है वो पूरे प्रदेश में काम कर रहा है। हाँ जी, प्रदेश में हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि उसको प्रदेश में नीचे तक लेवल तक खड़ा करते हैं संगठन को। और सिर्फ संगठन नहीं बनाते, ये नहीं कि पदाधिकारी बना दिया, हम उन लोगों को यहाँ तो जाते ही हैं और उनके यहाँ सिर्फ भाषण नहीं करना होता, बल्कि उनको एक टीम है, हम लोग भी हैं, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है और उनको सीतापुर भी बुलाते हैं, सीतापुर भी बुलाते रहते हैं। जैसे कल मेरे यहाँ कन्नौज और पीलीभीत के नौजवान आए थे, तो फिर वहाँ भी उनको प्रशिक्षण का कार्य होता है। हम लगभग 5 कैडर कैंप टाइप, हाँ कैडर कैंप टाइप लगभग 5000 अपने संगठन के नौजवानों को हम लोगों ने अभी तक प्रशिक्षित किया होगा, जो प्रदेश में घूम घूम के बैठ के करते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। अभी तक कितने जिलों में कितनी मीटिंगें कर चुके हैं। हम 300 कैंप तो हमने किए हैं, जिसमें ये बिल्कुल राजनीतिक गिनती नहीं, बिल्कुल सच्चाई की गिनती है। 300 से 350 हो गए होंगे, 299 नहीं, 300 कैंपों में, जिसमें 500 से 2000 तक लोग आए। हाँ जी, और हमारे संगठन के लोगों ने भी 400 से 500 बैठ के की हैं। तो अब ये लग रहा कि चेंज है, बदलाव है और लोग सोचने लगे हैं इस विषयों पे भी, जिन विषयों से जात अछूती थी उस पे भी सोच रहे हैं। अच्छा, ऑडियो वायरल होने के बाद कितना बदलाव आया जीवन में। मेरे व्यक्तिगत जीवन में तो सच्चाई बताऊं नीरज भाई साहब कि जब ऑडियो वायरल हुए, मैं कभी इस बात का समर्थक नहीं रहा कि इस तरीके के प्रचार की कभी भूख नहीं रही। वो मेरे एक मित्र से और किसी कारण से वो वायरल हो गया।
लेकिन उसके बाद मैं ये नहीं कि आज कैमरे के सामने इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, मैं हजारों जगह ये बात कह चुका हूँ, अपने भाषणों में भी बात कही है कि आपने जो अगले दिन जो वीडियो मेरा बनाया था उसने हमको बहुत साहस दिया और उस वीडियो ने हमारे समाज के लोगों को जागरूक करने में बहुत मील का पत्थर वो वीडियो साबित हुआ। क्योंकि जिस तरीके से आपने एक अच्छे वकील के तरीके से हमारा पक्ष नहीं रखा, बल्कि जो वास्तव में समाज के अंदर घटित हो रहा है उसके ऊपर जिस तरीके से मेरी बात को बुलंद किया, वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। आप पिछड़े वर्ग में ऐसी बिरादरी से आते हैं जिस बिरादरी के लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री हमारी जाति का बैठा हुआ है, तो कितना कठिन है ऐसे लोगों को अंधविश्वास और पाखंड के विरोध में समझाना? अब भाई साहब बड़ी त्रासदी है, जैसे मैं आजकल अपने मोबाइल को देख रहा था आज ही, तो वो बड़ी तादाद में लोग दुर्गादास जयंती मना रहे हैं। अब बिल्कुल साफ सी बात है, इतिहास की एक किताब पढ़ लीजिए, दुर्गादास क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। कल भी मैं एक ऑडियो सुन रहा था, ग्रुप में वायरल हो रही थी, एटा के कोई क्षत्रिय समाज से नौजवान हैं, इटावा के किसी तेली समाज के नौजवान से अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि ये मेरे क्षत्रिय कुल के दुर्गादास जी का आप क्यों मनाते हो। लोगों को पता नहीं है, वो अंधविश्वास और अजीब तरीके की चीज़ों में आडंबर में पड़ जाते हैं। जाति से नहीं होता कुछ, जात से जमात की ओर लोगों को बढ़ना चाहिए, लेकिन जब तक जात के लोग विचारों से मजबूत नहीं होंगे तो जमात में बैठ के हम करेंगे क्या? हम भी वहां जाके कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे हमारे नुकसान हो जाए। मैंने एक कार्यक्रम किया 13 अक्टूबर को लखनऊ में 2019 में, हमने होर्डिंग पे डॉक्टर अंबेडकर जी का फोटो लगाया, तो उसमें विरोध हुआ। एक दिन एटा के एक सज्जन ने हमसे फोन किया, नौजवान साथी हैं अखिलेश जी, उन्होंने उनसे कहा विधायक जी आपने दुर्गादास को हटवा दिया, आप किसी समाज के महापुरुष का बताइए जिसका हम लोग जयंती मनाया करें या फोटो लगाया करें। तो हमने कहा डॉक्टर अंबेडकर। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर क्या जात के थे? तो हमने उनसे एक सवाल पूछा, हमने कहा माफ़ करिए, अभी आपको अचानक कोई बीमारी लग जाए तो आप जात का डॉक्टर ढूंढोगे या अच्छा डॉक्टर ढूंढोगे? तो उनके अच्छा डॉक्टर ढूंढेंगे। तो हमने कहा डॉक्टर अंबेडकर से अच्छा डॉक्टर इस तेली जात के लिए दूसरा हो नहीं सकता है, तो लगा दीजिए फोटो डॉक्टर अंबेडकर का। खैर लोगों ने ये बदलाव किया। मैं इटावा की घटना बता रहा था, इटावा में एक कार्यक्रम में गया था अभी इसी मार्च में, 26-27 मार्च को हुआ था कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम था, 1000 लोग थे। लेकिन वहाँ पे देख के तबीयत खुश हुई कि वहाँ पे जिन महापुरुषों को फोटो लगाया था उसमें छत्रपति साहू जी महाराज भी थे, डॉक्टर अंबेडकर भी थे, ज्योतिबा फूले जी भी थे। तो ये इसी पे हमारा संगठन भी काम कर रहा है कि हमारे महापुरुषों ने हमको क्या दिया है। नीरज भाई साहब, हम लोग हाशिए के पार जीने वाले लोग हैं, हाशिए के अंदर नहीं है। जैसे एक पेच में हाशिया होता है, हम तो हाशिए के बाहर के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में देश आज़ाद होने के बाद ये 17वीं विधानसभा का गठन था और 17वीं विधानसभा में देश आज़ाद होने के 70 साल बाद राठौड़ लिखने वाला पहला तेली विधायक हूँ और वैसे तेली जात का मैं तीसरा विधायक हूँ। और पूरे देश के अंदर राठौड़ लिखने वाला भी मैं तीसरा विधायक हूँ। तो इतनी हाशिए के बाहर वाली जाति, तो मेरे पास से जाना कुछ नहीं है। तो मैं इस चिंता में नहीं रहता हूँ कि मिलेगा क्या, इतने मिल गया कि 70 साल बाद मैं अपनी बात कह सका, तो यही मेरे लिए बहुत है। तो ये जो प्रतीकों की राजनीति का दौर शुरू हुआ है, लगता है आपको कि इसमें मुखौटों को सामने रख करके सब कुछ छीनने की एक परंपरा शुरू हो गई है? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल है। महाभारत की एक घटना हमको याद रहती है। महाभारत में शिखंडी का इस्तेमाल किया गया था, तो ये तो आप भी समझते हैं नीरज जी कि किसका वध करना है, किसके आड़ में, किसके मुखौटे में खड़ा करके किसके अधिकारों और सम्मान का वध किया जा रहा। अब ये किसी से छिपा नहीं है। आप पूरा प्रदेश घूम रहे हैं, निगेटिविटी के इस माहौल में भी आपके कार्यक्रमों में भीड़ तो ठीक ठाक हो रही है। अभी जैसे आप दर्शक देख भी रहे हैं, मैं बीच बीच में तस्वीरें दिखा रहा हूं कि कार्यक्रमों में भीड़ खूब उमड़ रही है, तो इसका मतलब कुछ पॉजिटिविटी है इस पूरी नेगेटिविटी के बीच में, लोगों को समझ में आ रहा है। बिल्कुल लोग समझ गए हैं कि बुरी तरीके से उनके साथ अन्याय हुआ, छलावा हुआ है और लोग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये सच्चाई है। उन ऑडियो वायरल को अगर हम साइड में रख दें तो एक विधायक के रूप में सीतापुर के लिए राकेश राठौर की क्या उपलब्धियां हैं? भाई साहब, बड़े सपनों के साथ राजनीति में था कि हम
क्षेत्र में बदलाव दिखाएंगे। लेकिन मैं पहले भी 2 साल पहले भी किसी जी न्यूज के इंटरव्यू में भी मैंने कहा था, मैं पूर्णतया असहमत रहा, असंतुष्ट रहा अपने इस कार्यकाल से, और मैंने प्रयास भरसक किया। ये ईमानदार से कहता हूँ, झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैंने प्रयास भरसक किया। मैं थोड़ी सी समय आपका लूँगा। मैं विधायक बना तो मेरे मन में बहुत दिन पहले, जब मैं छोटा था तो देखता था हमारे शहर की नालियाँ, और सफाई कर्मचारी आते थे जब, तो वो चमड़े की मशक टाइप की होती थी उनके बगल में, तो जब नाले साफ करते थे, नालियाँ साफ करते तो नीचे का तल दिखता था। मेरे मन में भी था कि हम अगर ये नाले तल तक साफ कर दिए जाएं तो एक तो शहर जल भराव से बचेगा, और दूसरे नंबर पे ये डामर की जो सड़कें खराब होती हैं, पानी और डामर एक दूसरे का दुश्मन है, तो वो भी बचेगा। तो हमने सबसे पहला अभियान अपना ये चालू किया, 76 दिन अपने शहर के अंदर तल तक नालों को साफ कराया। व्यक्तिगत, ये निधि से नहीं है, निजी खर्चे से है, मित्रों के सहयोग से है। लोगों से जेसीबी मांगी, 2 जेसीबी मांगी, 10 प्रेशर वाली ट्राली मंगाई, और नालों का पानी इधर उधर बंद किया, बीच का पानी निकाला गया, फिर सिल्ट निकाली गई। 6-6, 7-7 फुट गहरे नाले निकले, जिसमें 6 फुट सिल्ट जमा थी। 20-20 साल, 30-30 साल से उनमें सफाई नहीं हुई थी, ऊपर ऊपर की पॉलीथीन निकाली जा रही थी, जिसका असर ये हुआ कि 2 साल पूरा शहर जल भराव से बचा रहा। बहुत बढ़िया। पूरे उस 76 दिन के अभियान में 9 लाख रुपए मेरे खर्च हुए निजी, लेकिन 9 लाख खर्च करके हमको लगता है, अगर जोड़ा जाए, विधायक निधि से खर्च नहीं, विधायक निधि से नहीं, वो हर चीज को विधायक निधि में नहीं खर्च किया जा सकता, वो उसका अपना होता है। तो ये निजी था। फिर इसके बाद नदी के ऊपर हम लोगों ने काम किया। हमारे एक नदी बहती थी भाई साहब, सरायन, आप देख रहे होंगे। तो वो भूमाफियाओं ने और पूर्व के प्रतिनिधियों ने मिल के उसको नाला घोषित करा दिया था, और पूरी नदी सिल्ट से भरी थी। हम लोग छोटे थे, पिताजी के साथ नहाने जाते थे, तो पिताजी कभी बार पानी पी लेते तो घर में आके माँ गुस्साती थी, कहती थी जा रहे हो नहाने तैरने, लेकिन पानी ना पी लेना। और वो नदी का पानी इतना गंदा हो गया, जीव जंतु खत्म हो गए, बदबू आती थी। जब पहली बार हम लोग सफाई के लिए उतरे तो एक पैर रख रहे थे, दूसरा पैर समझ में आता रखें कहाँ, इतनी गंदगी से पटी थी वो नदी। उस नदी को भी निजी खर्चे से, मित्रों के सहयोग से साफ कराया गया, और 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर वो नदी पूर्णतया साफ हुई, जलजीव आए, सोते खुले। ये बड़ा काम था। लेकिन भाई साहब अफसोस ये रहा, ये सब निजी था, इसमें शासन और हमारे नेतृत्व का कहीं योगदान नहीं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उनको मेरा ये किया हुआ काम अच्छा नहीं लग रहा था, ये सच्चाई है। अब मैं तो सजा की श्रेणी में चल रहा हूँ, हमको सजा सुनानी है, और वो सुनवाई हो चुकी है तो अब डर नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लेकर के महामना रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, पेरियार रामास्वामी नायकर, ये सब लोग खुद राजनीति में रहे, कई बार विधायक बने, इनमें से कई लोग मंत्री भी रहे। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा माना जाने लगा है कि अगर कोई पाखंड अंधविश्वास के विरोध में बोलेगा तो उसकी राजनीति स्टॉप हो जाएगी जी। तो उस तरह के जब ऑडियो वायरल हुए, आज आपको इस तौर पे जाना जा रहा है कि आप एक तार्किक व्यक्ति हैं, तो आपको लगता है कि तार्किकता और राजनीति एक साथ नहीं चल सकती? हाँ, वर्तमान परिवेश में ये बात सही है। वर्तमान परिवेश में ये बात सही है कि वो लोग डरते हैं, इससे बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है नीरज जी भाई साहब, कि लोगों की अगर तर्क क्षमता नहीं होगी और लोगों को अपने बारे में नहीं पता होगा, तो फिर वो समाज हम राजनीति में ले जाके कहाँ खड़ा करेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि लोगों की तर्क शक्ति मजबूत होनी चाहिए, ताकि वो अपने बारे में इंसाफ की बात तो कर सकें, न्याय की बात तो कर सकें, तो होना चाहिए। जब आपका स्टैंड क्लियर हुआ, उसके बाद अब अपने आप को मजबूत पाते हैं या कमजोर महसूस करते हैं? नहीं, बहुत मजबूत हुआ मैं बहुत मजबूत हुआ, क्योंकि देखिए भाई साहब, हम बहुत आदर की बात तो नहीं करेंगे। मैंने मकान पे विधायक नहीं लिखवाया था, और अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं लाया। मैं अपने कार्यालय पे प्लास्टिक की कुर्सी पे जो पहले बैठता था वो सुरक्षित रखी है, और कभी होर्डिंग पोस्टर के उसमें नहीं पड़ा, कभी बड़ी कुर्सी पे नहीं बैठा, और कभी इस तरीके का आचरण नहीं किया कि मैं कुछ हो गया हूँ। गाड़ियों पे भी विधायक बहुत बाद में लिखाया, तो मुझको मिटाना नहीं कुछ है। मैं ये मान के चला हूँ कि मुझको कुछ पेंट नहीं कराना पड़ेगा, और मैं ये जानता हूँ, मैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार भी विधायक हुआ
तो पूर्व विधायक ही लिखा जाऊंगा। 2 into 4, 5, 6 नहीं लिखा जाएगा। तो पूर्व लिखे जाना है एक बार में, तो फिर क्यों ना इतिहास लिखा जाए, इस बात पे काम करता हूँ। समाज से और खुद से क्या उम्मीद रखते हैं आगे? मैं तो समाज से यही चाहता हूँ कि लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। देश है, समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, समाज कमजोर होगा तो देश कभी नहीं मजबूत हो सकता है। और हम उस भारत को बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं जो भारत वास्तव में सम्मान के साथ खड़ा हो, और जिसमें हर एक को बराबरी हो, न्याय हो, हर एक को अधिकार हो। ये गैर बराबरी वाला भारत, गैर न्याय वाला भारत कभी मजबूत भारत और सम्मान वाला भारत नहीं बन सकता, मेरा मानना है। लेकिन जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई, लोगों की उम्मीदें आपसे ज्यादा बढ़ गई। हाँ जी, पूरे देश से जिस समय मेरा मतलब ये तो मैं कहूँगा कि चाहे जिसके कारण से हो गया, चाहे धोखे में हो गया, लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं विधायक बन के पूर्व हो जाता तो शायद मेरे इर्द गिर्द के लोग ही मुझको जानते। लेकिन नीरज भाई साहब, आपके उस वीडियो के बाद पूरे देश से लोगों के फोन आए, मेरे पास भी बहुत। हाँ, और मैं तो बहुत मामूली सा इंसान हूँ, मेरा ज्ञान भी उतना सीमित है, मतलब उतना नहीं है, लेकिन इतने विद्वान लोगों के फोन आए और इतनी अच्छी बातें उन लोगों ने की, इतनी साहस बंधाया कि मुझको लगा कि यार भाई उस के बाद मेरी हैसियत में इजाफा हुआ, कह लीजिए। तो अभी आपने विधायक राकेश राठौर जी को सुना। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की विचारधारा के लोग लगातार राजनीति में बने रहें, आपके मुद्दे उठाते रहें, तर्क संगत, मानववादी, वैज्ञानिक चिंतन की विचारधारा यूं ही बढ़ती रहे, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है एक समाज के नागरिक के तौर पर तो इस तरह के लोगों का सहयोग करें, सपोर्ट करें और कम से कम ऐसे लोगों का मनोबल न गिरने दें। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें।